गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सबक्यूटेनियस इम्प्लांट। सबक्यूटेनियस इम्प्लांट का मतलब होता है आपकी जो क्यूटेनियस लेयर होती है स्किन की, उसके नीचे आप इसको रखना होता है। ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होते हैं, इनको हम नॉरप्लांट भी बोलते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, 5 ईयर तक कंटिन्यूस वर्क करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकते हैं। और दूसरा ये है कि ये सर्विक्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको थिक कर देता है, मतलब गाढ़ा कर देता है, जिससे स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, उसके एवम तक नहीं पहुँच पाएगा, और ओवुलेशन को भी सप्रेस करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबक्यूटेनियस इम्प्लांट, जिसे हम नॉरप्लांट बोलते हैं, ये कैसे बेनिफिशियल है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, दूसरा ये इफेक्टिव है, कम साइड इफ़ेक्ट है, और ये इम्प्लांटेशन को भी रोकता है, ओवुलेशन को भी रोकता है, फर्टिलाइजेशन को भी रोकता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं, इसलिए हमें ये यूज़ करना चाहिए। स्किन के अंदर थोड़ा सा सर्जरी होती है, कट लगता है, उसके नीचे इसको रख दिया जाता है, और थोड़ा ये ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर, इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर रिलीज होता रहता है। और ये तीनों पर्पस हमारे पूरे होते रहते हैं, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन और ओवुलेशन। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। अब हमारे पास आता है हार्मोन इंजेक्शन या डिपो-प्रोवेरा। डिपो-प्रोवेरा एक न्यू टर्म है, मेडिकल टर्म है, आप हार्मोन इंजेक्शन याद रखना। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन के डेरिवेटिव को हम इंजेक्ट करते हैं। प्रोजेस्टेरोन के डेरिवेटिव को हम इंजेक्शन करेंगे, 3 महीनों में एक बार किया जाता है, ये हर 3 महीनों में एक बार। और इसमें भी धीरे धीरे हार्मोन रिलीज होता रहेगा, ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगा। ये भी हाईली इफेक्टिव और कन्वीनियंट है, और इसके भी कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कभी कभी थोड़ा ब्लीडिंग हो सकती है, ये साइड इफेक्ट। 8th कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है हमारा मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। इम्प्लांटेशन कैन ऑल्सो बी सेट बाय सो कॉल्ड मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। द फर्स्ट टर्म इज एक्चुअली a misnomer because these pills can prevent pregnancy if taken within 72 hours of coitus or copulation. N72 टैबलेट जो आप मार्केट में देखते हो उसी की बात करना है। ये सब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है कि आपका सेक्स हो गया, उसके बाद क्या करोगे। जितने भी तरीके हमने पहले पढ़े वो बिफोर कॉपुलेशन या सेक्स के तरीके पढ़े हैं, मतलब प्रेगनेंसी रोकने के लिए। ये प्रेगनेंसी हो गई है तो आप क्या करोगे, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करोगे। तो ये 72 आवर्स मतलब 3 दिन के अंदर अंदर लेना है, और जस्ट आपको सेक्स के बाद लो तो और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इज अ किट कंसिस्टिंग ऑफ हाई डोज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स। दे कैन आइदर सप्रेस ओवुलेशन और प्रिवेंट। These kits for emergency use only. For instance, if a condom break or in case of rape or I pill 72 or unwanted 72 are the commonly used. तो आप देख रहे हो ये कब लेना है आपको, जब आपको गलती से पीरियड के अंदर सेक्स हो गया, या फिर कॉन्डोम आपने यूज़ किया था, आप मेंटली ये सोच के बैठे थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ब्रेक हो गया, फट गया, या फिर एक्सीडेंटली रेप हुआ है गर्ल्स के साथ, वो डिजर्व नहीं करती प्रेगनेंसी को। ये सारी चीज़ें हो गई है तो आपको इमरजेंसी में स्टेप को लेना होगा, तो इसे बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। दे आर मोर इफेक्टिव इन फर्स्ट 24 आवर्स। देखो मैंने भी आपको बताया था कि अगर आप तुरंत ले लेते हो उसी दिन तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। बाद में कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है कि ले भी ली टैबलेट फिर भी प्रेगनेंसी होगी। देयर साइड इफेक्ट आर मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन। थोड़ा सा साइड इफेक्ट है कि अगला जो MC आएगा वो थोड़ा इरेगुलर हो सकता है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस, थोड़ी वेजाइनल और यूटेराइन ब्लीडिंग हो सकती है, वॉमिट हो सकता है गर्ल्स को। देयरफॉर दिस शुड नॉट बी यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर ऑनगोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मतलब ये समझा रहा है कि आपको ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रेगुलरली यूज़ करो, ये एक्सीडेंटल टैबलेट है, जब कोई रास्ता नहीं बचा तब यूज़ करो। नॉर्मली और फ्रिक्वेंट यूज़ करने के लिए सब्सटीट्यूट के तौर पे नहीं है। ओके, तो ये था मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। आप ये पूरा चैप्टर अगर मेरे वीडियोज़ के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपकी PhD हो जाएगी, बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ये चैप्टर तो डेली लाइफ में भी काम आने वाला है, और किसी एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही सही। ओके, अब हम आते हैं, ये तो सारे टेम्परेरी मेथड्स हमने डिस्कस किए।
जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास 2 तरीके होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, वीडियो अगर कंटिन्यूस आप नहीं देख रहे हो, जैसे कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। आप रिपीटर्स हैं तो आप कहीं से भी उठा के पढ़ सकते हैं, लेकिन आप फ्रेशर है तो आप कंटिन्यूस पार्ट देखें। ऐसा नहीं कि पार्ट 1, 2 नहीं देखा और आप 3rd और 4th या 4th देख रहे हो डायरेक्ट, तो आप उतना नहीं समझ पाओगे, फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। फिर आपको लगेगा कि ये तरीका नहीं आया समझ में, वो वर्ड नहीं आया समझ में। सो ट्राई टू फॉलो कंटिन्यूसली सीक्वेंस वाइज, इसलिए मैं हर पार्ट आपको बिना किसी एक के मिस किए डाल दूँ। तो आप स्टार्टिंग से कंटिन्यू पढ़ते रहो, कोई बात नहीं, आप पीछे चल रहे हो तो वीडियो तो हमेशा रहेंगे ही, आप धीरे धीरे कवर करते रहो। मेरा टारगेट है पूरी बायोलॉजी एक बार यूट्यूब पर डाल लूँ तो कभी भी आप पढ़ सको, रिवीजन कर सको, और वो गरीब बच्चे जो कोचिंग नहीं ले पाते या कुछ स्कूल्स के बच्चे हैं या कोई किसी कारणवश या फाइनेंशियली वीक है, तो वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप लोग कंटिन्यूस फॉलो करना। हमारे पास है टर्मिनल और परमानेंट मेथड। इसका मतलब है भाई परमानेंट ही हमें रोकना है, आज के बाद हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो इसका तरीका स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन 2 जगह यूज़ किया जाता है। एक तो डॉक्टर जब कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करते हैं, मतलब जर्म से फ्री करना। ऐसे हम सरफेस और रूप और हमारे घरों में भी डिसइंफेक्टेंट, फिनाइल वगैरह के हम जो यूज़ करते हैं, पोछा वगैरह लगाते हैं, वो भी डिसइंफेक्टेंट स्टरलाइजेशन ही है। ये स्टरलाइजेशन का मतलब होता है सर्जिकल मेथड। या तो आप मेल के अंदर वॉश डिफरेंस को काट दो। देखो ये मेल की वॉश डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया था पूरा, तो ये वॉश डिफरेंस है ना, इसको कट कर दिया, परमानेंटली कट करके धागों से बांध लिया दोनों तरफ से। एक तरफ ऑपरेशन करके भूल मत जाना कि दूसरी तरफ से प्रेगनेंसी वो फर्टाइल रहे मेल, दोनों तरफ आपको ऑपरेशन करना होगा। तो दोनों ही जब आपने वॉश डिफरेंस काट ली तो अब स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा पेनिस में और सीमन में नहीं जाएगा, मतलब टेस्टिज में बनेगा और फैगोसाइटोसिस के थ्रू 3 दिन के अंदर मर जाएगा। तो ये था वेसेक्टोमी, बिकॉज वॉश डिफरेंस को हम कट करते हैं। अगला है हमारा ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी वर्ड आ रहा है फैलोपियन ट्यूब से, ट्यूब आ रहा है इसमें भी, फैलोपियन में भी ट्यूब आ रहा है, तो कन्फ्यूज मत करना, ट्यूब में ट्यूबेक्टोमी। इसमें हम क्या करते हैं, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब को दोनों तरफ से कट कर लेते हैं, जिससे ओवम होगा वो ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएगा, तो क्या होगा, स्पर्म से मीटिंग नहीं होगी उसकी, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो बच्चों ये था हमारा स्टरलाइजेशन या सर्जिकल मेथड। ये दोनों टर्म मैंने आपको बता दी, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी। अब देखो कौन से की कितने, जितने भी हमने मेथड पढ़े किसकी कितनी फेलियर रेट है। तो नेचुरल मेथड की 20 से 30% फेलियर रेट है, मतलब अगर आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हो 100 पे तो 20 से 30 कपल्स पे ये फेल हो जाएगा। कोइटस इंटरप्टस, पेनिस विड्रॉ करने वाला मेथड 23% फेल है, मतलब 100 लोगों ने ऐसा किया तो 23 सक्सेस नहीं हो पाए, उन्होंने इंसेमिनेट कर दिया, वो पेनिस को विड्रॉ नहीं कर पाए टाइम पे। तो कुछ ऐसे कमज़ोर होते हैं जो नहीं कर पाते, इसके लिए भी गट चाहिए होता है। फिर दूसरा है केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जो हमने पढ़े थे, टैबलेट्स वगैरह लेना, जेल वगैरह, जेल यूज़ करना, फॉर्म यूज़ करना, वो 20 है फेलियर रेट। बैरियर मेथड में 10 to 15 है। औरल कॉन्ट्रासेप्टिव में 2 से 2.5 है, बहुत कम चांसेस है फेल होने के, मतलब और कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छी है। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आईयूडीज है वो 4% है, और सबसे बेस्ट है इम्प्लांटेड कॉन्ट्रासेप्टिव, जस्ट हमने अभी पढ़ा था इम्प्लांट वाला 5 ईयर वाला, तो इसकी 1% ही फेलियर रेट है। तो आपने क्या देखा कि ये फेलियर रेट का सीक्वेंस है, अगर कभी ऐसा डेप्थ का क्वेश्चन आ जाए तो बी केयरफुल। अब हमारे पास आता है इनइक्वालिटी ऑफ सेक्स। सेक्स की इनइक्वालिटी मतलब मेल और फीमेल कैसे बनते हैं, तो ये तो आप 9th क्लास 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अगर फीमेल है तो वो XX क्रोमोजोम रखता है, जिसे हम एलोसोम सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, मेल के अंदर XY होता है। तो देखो इसमें तो दोनों ही XX है, तो ये तो डिटरमाइन करेगा नहीं, सेक्स का डिटरमाइन कौन करेगा, मेल सेक्स का डिटरमाइन करेगा, क्योंकि उसके पास Y क्रोमोजोम है। तो आपसे पूछा जाए कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन मदर करती है कि फादर, तो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, और लड़का या लड़की होने की 50-50% चांसेस होते हैं। तो ये तो जूनियर क्लासेज में पढ़ा हुआ है, तो मैंने ज़्यादा डिटेल से नहीं, आपको ऐसे सुपरफिशियली बता दिया। अब हमारे पास आती है टर्म MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब क्या है कि आप लीगली डॉक्टर किसी का एबॉर्शन करवाता है।
तो ये कब कब करवा सकते हैं, इसकी क्या डेफिनेशंस है, ये सब हम समझ रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एबॉर्शन इज़ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस बिकम विएबल। फीटस पूरा डिफ्रेंशिएट हो जाए, उसके हाथ पाँव मुंह हार्ट सब बन जाए, उससे पहले इसको गिराना। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको लीगल किया था 1971 के बाद। एमटीपी कब तक करा सकते हैं आप, 12 वीक तक। अगर आपकी प्रेगनेंसी हुई है 12 वीक या उससे कम है तो आप करा सकते हैं, जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, ट्राइमेस्टर का मतलब आपका 3 ट्राइमेस्टर हुए पूरे साल में, 4-4 महीनों के गैप में। ट्राइमेस्टर का मतलब 3 महीने नहीं 4 महीने। तो ट्राइमेस्टर में आप क्या करोगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। देखो एक होता है एनुअल, एक होता है सेमेस्टर, फिर होता है ट्राइमेस्टर, आधा आधा करते जाओ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद ये सेफ नहीं है। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है अब लेटेस्ट में, 5-6 महीनों पहले गवर्नमेंट ने रूल अपडेट किया है, तो इसको बढ़ा के 24 वीक कर दिया है। तो 24 वीक कर दिया है तो ये ज़्यादा दिक्कत पैदा करी है, ये सही नहीं है 24 वीक करना, लेकिन कई बार बेवकूफ़ बैठ जाते हैं तो ऐसा रूल निकल जाते हैं, ये सही नहीं है, गर्ल्स के लिए बहुत डेंजरस है। अब देखो 2 तरह के होते हैं, या तो स्पॉन्टेनियस का मतलब एकदम से अबॉर्ट हो गया, तो एकदम से अगर अबॉर्ट हो गया तो 4 मंथ के अंदर अंदर आप लोग इसको करा सकते हो, सडन एकदम मतलब फटाफट से। थेरेपेटिक का मतलब होता है लीगली आप टर्मिनेट कराओ और डॉक्टर की एडवाइस के अंदर, तो इसमें आप 28 वीक तक भी आप इसको टर्मिनेट करा सकते हो। मतलब टर्म ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस एंड थेरेपेटिक का मतलब इलाज करते हुए। वाई एमटीपी, हम एमटीपी कब कर पाएंगे, टू गेट रीड द अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो अब अनवांटेड प्रेगनेंसी हम नहीं रखना चाहते उसके लिए। तो पहला है कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या तो आपसे अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है और आप प्रेगनेंसी डिजर्व नहीं करते। दूसरा, डू नॉट यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग कॉइटस, आपने सेक्स करने टाइम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं किया है। MTP are also necessary where pregnancy can be harmful, even fatal to mother or to the fetus। मतलब यहाँ फिर ऐसा है कि जो डिलीवरी होगी या प्रेगनेंसी है उस ड्यूरेशन में माँ या बच्चे को खतरा है, तो इन कारणों से हम MTP कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इससे अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब इसमें से कौन कौन से, जैसे हम नहीं चाहते वो प्रेगनेंसी नहीं होगी, माँ या बेटे को नुकसान नहीं होगा, मतलब अननेसेसरी डेथ नहीं होगी, और पॉपुलेशन को भी रिड्यूस करेगी, ये सिग्निफिकेंस है। कुल मिला के यही है, पॉपुलेशन तो कंट्रोल होना इतना सिग्निफिकेंट वर्ड नहीं है, लेकिन ये है कि अगर मदर नहीं डिजर्व करती है तो वो बच्चे को रोक लेगी। लेकिन देखो ये उसी केस में है जब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था आपको कॉन्ट्रासेप्टिव, आप रेगुलर ले रहे थे, फिर भी एक्सीडेंटली आप प्रेग्नेंट होगी, तो आप लीगलाइज हो MTP कराने के लिए। आपके साथ रेप हुआ है तो आप लीगलाइज हो MTP कराने के लिए। और आपके बच्चे में एबनॉर्मलिटीज है, आप यहाँ बच्चे को खतरा पैदा होते हैं पर या प्रेगनेंसी के टाइम में, तो आप करा सकते हो। आपके पहले से 10-15 बच्चे हैं और आप और बच्चा डिजर्व नहीं करते तो आप करा सकते हो। ऐसे नहीं कि मस्ती कर रहे थे और प्रेग्नेंट हो गए तो आप MTP कराने चले गए, तो MTP नहीं होगा, आपको अंदर डाल लिया जाएगा जेल में। ड्रॉबैक क्या है कि लोग इसका मिसयूज़ करने लग गए, अभी अपन डिस्कस कर रहे थे। ड्रॉबैक ये है कि जो कपल्स होते हैं वो ये सब कारण जो मैंने ऊपर वाले बताए ये नहीं है, फिर भी MTP करवा देते हैं। तो अनक्वालिफाइड क्रैक्स भी करा देते हैं। तो ये जो क्रैक्स होते हैं अनक्वालिफाइड, मतलब जो आप देखते हो गाँवों के अंदर जो बाइज वगैरह होती है, दाई होती है, वो करा देती है एबॉर्ट, या लोग छुपाने के लिए अपना कि भाई किसी को पता नहीं लगे इसलिए भी वो करवा देते हैं। तो ये मिसयूज है और ड्रॉबैक्स है। तो बच्चों ये था MTP पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, MTP में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और MTP में हमें कैसे ध्यान रखना है। अब हमारे पास आता है
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, अगला टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा। ऐसी सारी डिजीज़ जो सेक्स के टाइम फैलती है या रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू फैलती है या फिर वैजाइना के थ्रू फैलती है, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और इन्फेक्शन विच ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STD और वेनरल डिजीज़ VD या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन RTI। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। STD, VD एंड RTI तीनों का एक ही मीनिंग है। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में आया हुआ है और आपके रिटन एग्जाम में आए तो भी आप तीनों का मतलब एक ही समझना है। तो आप देखो, कभी भी स्किन का डॉक्टर होता है तो उसके लिखा होता है स्पेशलाइजेशन में MD इन स्किन एंड VD, मतलब स्किन का जो डॉक्टर होता है वही वेनरल डिजीज़ का ट्रीटमेंट देता है। कॉजिंग एजेंट क्या है STD के? STD के सारे कॉजिंग एजेंट है। बैक्टीरिया भी करता है, वायरस भी करता है, इसको क्लेमाइडिया भी करता है। क्लेमाइडिया मैंने आपको मोनेरा में बताया था। प्रोटोजोआ भी करता है, निमेटोड्स भी करते हैं, एक्टोपैरासाइट्स भी करते हैं, फंगस भी करते हैं। तो निमेटोड और एक्टोपैरासाइट को यू कैन स्किप, इसको आप छोड़ सकते हो, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैलने के तरीके क्या क्या हैं? फैलने के तरीके हैं, देखो, सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, दूसरा शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो इन्फेक्टेड है उसके शेयर कर दिया आपने, या ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, या ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द एनी पर्सन, या मल्टीपल पार्टनर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर इन्फेक्टेड है दोनों में से एक तो ये सारे फैलने के तरीके हैं, ये सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। These mode of transmission will be common for all type of sexually transmitted disease, either it is by bacteria, virus, protozoa, fungus, etc. सबके डिटेक्शन भी एक जैसे होंगे। हम आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब हम देख रहे हैं क्योर ऑफ STD। आप STD के क्या क्योर कर सकते हो? तो HIV को छोड़ के except HIV infection, hepatitis B and genital herpes, all other STDs are completely curable if detected early and treated properly। मतलब ये 3 बीमारियां हम अभी तक सक्सेसफुल तरीके से नहीं कर पाए। कौन कौन सी? एक तो HIV का इन्फेक्शन, एक हेपेटाइटिस B, एक जेनिटल हर्पीस। इन तीनों को छोड़ के बाकी सब STDs का हम कर सकते हैं इलाज। इनका भी कर सकते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ लॉन्गेटिविटी बढ़ा सकते हैं। आप 100% श्योर नहीं हो कि आप इसका इलाज कर दोगे। कॉमन सिम्टम क्या है? अर्ली सिम्टम में आपको इचिंग आएगी जेनिटल ट्रैक में, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्वेलिंग आएगी और स्लाइट पेन होगा। थोड़ा थोड़ा पेन होगा, आपके जेनिटल ऑर्गन में स्वेलिंग होगी और डिस्चार्ज होगा, फीमेल में मेनली डिस्चार्ज। कंसिक्वेंसेज ऑफ डिले ट्रीटमेंट, अगर आपने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराया तो क्या दिक्कत हो सकती है? तो दिक्कत होगी, बहुत सारी गंभीर और बीमारियां बन जाएगी। कौन सी कॉम्प्लिकेशन? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, कमर में दर्द रहना। बहुत सारी गर्ल्स के आप देखते हो कमर दुखती रहती है तो उसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहते हैं। और उसके यूट्रस में भी पेन होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पेन होता है। एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फैलोपियन ट्यूब वगैरह में बच्चा पैदा हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का। तो ये है, अगर आपने टाइम पे इनका इलाज नहीं कराया तो और आप और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे। ओके, प्रिवेंशन क्या है? जो कॉजेज है उसको ही रोक लो, वही प्रिवेंशन है। मल्टीपल पार्टनर के साथ रिलेशन मत रखो और कॉन्डोम यूज़ करो हमेशा सेक्स करते टाइम, अगर आपका पार्टनर सस्पेक्टेड है तो। अदरवाइज़ तो आप अपना प्लेजर रिड्यूस करोगे। इफ़ अ पर्सन इन अ डाउट ही मस्ट कंसल्ट क्वालिफाइड डॉक्टर, अगर उसको ऐसी संभावना है कि मेरे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसे डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। इफ़ STD डिटेक्टेड वन शुड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट, अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए, आधा अधूरा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो क्योर नहीं होगा। कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या क्या है STDs के लिए? हमारे पास क्या क्या टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं? कल्चर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन विथ स्पेसिफिक स्टेनिंग, अगर आपका जो वेजाइनल फ्लूइड आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, या जो भी अल्सर हो गए जेनिटल ट्रैक में, तो आप उसमें से वो निकालो, पस निकालो और उसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करो, देखो स्टेन डाल के, ताकि आपको पता लगेगा कि वो बैक्टीरिया है कि वायरस है कि फंगस है, कौन है।
डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी यूजिंग एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये एलिजा है। एलिजा टेस्ट करके भी आप स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडी का पता लगा सकते हो, मतलब एलिजा टेस्ट भी किया जाता है। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, ये आप प्रोब यूज़ करके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से टेस्ट करते हैं। अगला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर करके आप देख सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है। वीडीआरएल टेस्ट भी होता है, ये वीडीआरएल टेस्ट भी आप नाम याद रखो। तो ये सारे टेस्ट होते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी होता है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं हमारे कन्फर्मेटरी टेस्ट एसटीडीज़ के लिए। ओके, अब हम देख रहे हैं एसटीडी कौन कौन कॉज करता है। तो बैक्टीरिया कितनी एसटीडीज़ करता है, मतलब बैक्टीरिया से कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। पहली डिजीज़ है सिपिलिस, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रिपोनीमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से होता है, इसे हम बोलते हैं सिपिलिस। इसमें क्या होगा, अल्सर बनेंगे जिसमें दर्द नहीं होगा। कहाँ पे, मेल में पेनिस के ऊपर, फीमेल में वेजाइना के लेबिया मेजोरा माइनरा में। पेनलेस अल्सर बनेंगे जिसे हम कैंकर भी कहते हैं। और स्वेलिंग आएगी थोड़ी सी लिम्फ नोड में, जहाँ जहाँ पे लिम्फ्स होती है आपके आर्मपिट में या नीचे जेनेटल ऑर्गन के पास स्वेलिंग होगी। तो ये सिम्टम्स आएंगे, अर्ली स्टेज के सिम्टम है। बाद में धीरे धीरे सिम्टम बढ़ते जाते हैं, वो सारे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन एक ही चीज़ पूछी जाती है, सिपिलिस क्या है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कौन करता है बैक्टीरिया, नाम क्या है बैक्टीरिया का, ट्रिपोनेमा पैनिडम। इसमें क्या होता है, जेनेटल ऑर्गन पे अल्सर हो जाते हैं। ओके, इतना याद रखना। और ट्रीटमेंट पूछे तो सारी बैक्टीरियल डिजीज होती है, उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स होता है। और इसके लिए अपन एक टेस्ट भी करते हैं, वीडीआरएल, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट भी इसके लिए करते हैं। जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही पढ़ना, ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ना, क्योंकि ये MBBS की बुक्स है। अब हमारा पास दूसरा टॉपिक है कैंक्रोइड, टॉपिक क्या, दूसरी जो बीमारी है वो है कैंक्रोइड। ये हीमोफिलस डुक्री नाम का बैक्टीरिया करता है। इसमें भी अल्सर बनेंगे और वही सेम कॉमन सिम्टम्स है बैक्टीरियल डिजीज़ में, बस इसमें यह है कि इसमें दर्द होगा, पेनफुल होंगे, अल्सर होगा, उसमें से ब्लड आएगा। उसके बाद हमारे पास, अच्छा इसका ट्रीटमेंट देखो तो वही एंटीबायोटिक्स होते हैं, ट्राइमिथॉर्प्राइम या सल्फामिथाक्साजोल, ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक सारे बैक्टीरियल में दी जाती है, बस ये होती है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, बैक्टीरियल स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स होती है जो हम यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारे पास है दूसरा, हमारे पास एसटीडी है। वायरस कौन कौन सी एसटीडीज कॉज करता है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया, पहले मैंने आपको बताया बैक्टीरिया से होने वाली एसटीडी, सिपिलिस, और उसके बाद गोनोरिया, निसोरिया गोनोरिया नाम का बैक्टीरिया करता है, बस यही पूछा जाता है। इसमें भी क्या होगा, पस कंटेनिंग डिस्चार्ज होगा, मतलब पस निकलेगा जेनेटल ऑर्गन के ऊपर अल्सर में से, दर्द होगा जेनेटेलिया के अराउंड में, और यूरिनेशन के टाइम बर्निंग सेंसेशन आएगा। तो गोनोरिया करता है निसेरिया गोनोरिया। तो गोनोरिया, सिपिलिस, और तीसरा हमने डिस्कस किया कैंक्रोइड। तो ये 3 थे बैक्टीरियल डिजीज जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब हमारे पास वायरस से होने वाली कौन सी है, तो सबसे बड़ा नाम HIV, एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आप सब जानते हैं। एड्स के अंदर फीवर आता है, लिथार्जी, थकान आती है, फेरेंजाइटिस, दर्द होता है ओरल कैविटीज़ के अंदर, वेट कम हो जाता है, नोजिया मतलब जी घबराना, हेडेक, सर दर्द होना, रेसेज ऊपर बन जाते हैं स्किन के ऊपर, और टी हेल्पर सेल की कमी हो जाती है, और पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे वो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस को बियर करने लग जाता है, क्योंकि इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इन्फेक्शन करने की, इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस। हम डिजीज़, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में डिटेल से इसको पढ़ेंगे। इसके लिए भी एलिजा और वेस्टर्न ब्लॉट 2 टेस्ट किए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में पूछा जाता है। विच टेस्ट कैन बी डन टू डायग्नोज द HIV और एड्स, एलिजा एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। Human immunodeficiency virus is a full form, acquired immunodeficiency syndrome is the full form of AIDS। ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए, ट्रीटमेंट वैसे तो 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम लॉन्गेटिविटी बढ़ा सकते हैं। 6 मंथ से 10 साल तक ये डिटेक्ट नहीं होता, इसी तरीके से 6 से 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हम एज बढ़ा सकते हैं, पेशेंट की लॉन्गेटिविटी बढ़ा सकते हैं। जाइडोवुडीन एक टैबलेट आती है जिसको हम एजिडोथाइमिडीन, AZT भी कहते हैं, ये भी यूज़ करते हैं हम। डाइडेनोसिन भी यूज़ करते हैं हम। इसके अलावा हार्ट थेरेपी भी हम यूज़ करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम को रोकने वाले जो हम यूज़ करते हैं ड्रग्स, वो हम हार्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो जाइडोवुडीन एक टाइप याद रखना, वैसे तुम्हारे कंपटीशन लेवल तक
जब तक आप MBBS में नहीं हो आपको ट्रीटमेंट याद नहीं रखना किसी भी चीज़ का, और ट्रीटमेंट पूछा भी नहीं जाता। अब हमारे पास आता है दूसरा वायरल डिजीज़ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस आपको पता है, हेपेटाइटिस 3 तरह के होते हैं, A, B, C। इन सबको हम हेपेटाइटिस वायरस कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो हेपेटाइटिस B है। तो हेपेटाइटिस B वायरस के कारण इसका शॉर्ट में नाम HBV है। इसके क्या होंगे, फैटिग आएगी, जॉन्डिस होगा उसको, क्योंकि हेपेटाइटिस वर्ड आ रहा लीवर से रिलेटेड है, लीवर के अंदर प्रॉब्लम होने से जॉन्डिस हो जाता है। परसिस्टेंट लो ग्रेड फीवर रहता है, हल्का हल्का बुखार रहता है, एब्डोमिनल पेन होता है, दर्द होता रहता है पेट में, और सिरोसिस कर सकता है, मतलब फाइनली लीवर को ख़त्म कर सकता है, या लीवर का कैंसर भी कर सकता है। तो ये बाद में धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं, बट हेपेटाइटिस नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि ये आपका लीवर को फेल करता है, और ये वायरल डिजीज़ है, हेपेटाइटिस B वायरस से होती है। इसके लिए टेस्ट करता है, डायग्नोसिस करते हैं, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट करते हैं, एलिजा भी करते हैं, तो इसको SBS AGB बोलते हैं। हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे बोलते हैं डायग्नोसिस करना। आपके सिलेबस में ज़्यादा डायग्नोसिस भी नहीं पूछे जाते, बस कॉजिंग एजेंट, क्या सिम्टम्स होते हैं, और बीमारी का नाम क्या है, ये ध्यान रखना। मैं थोड़ा डिटेल पढ़ा रहा हूँ, घबराना मत। इतना पढ़ लोगे तो आप बहुत मज़े करोगे बायोलॉजी में, आप कहीं पे भी फंसोगे नहीं, इवन किसी टीचर से भी आप नहीं फंसोगे। और इसका इलाज हमारे पास नहीं है, इनक्योरेबल है। अगला वायरल डिजीज है हमारे पास जेनेटल हर्पीस। ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है, और इसके अंदर भी पेनफुल इरेथ्रोमेटस क्लस्टर्स बनते हैं, मतलब लाल लाल दाने बन जाते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया के। एक्सटर्नल जेनेटेलिया आपको पढ़ाया था मैंने, फीमेल के अंदर वल्वा को एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहते हैं, जिसमें क्लाइटोरिस, मॉन्स, प्यूबिस, ये सारी चीज़ें आती है, और मेल के अंदर पेनिस होता है, टेस्टिज होते हैं, ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। तो इनके ऊपर क्या बनेंगे, अल्सर्स बन जाएंगे, जिनमें दर्द होगा और लाल कलर के होंगे। ओके, तो ये जेनेटल हर्पीस बीमारी, ये 3 हमने 4, ये 4 क्या पढ़ी है, वायरल डिजीज़। ये 4 हमने वायरल डिजीज़ पढ़ी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, STDs है। तो 3 बैक्टीरियल डिजीज़ और 4 वायरल डिजीज़ याद रखना, नाम याद रखना, ये बहुत है आपके लिए, इतना याद रखोगे तो। अब हमारे पास है, अच्छा, फीमेल के अंदर क्या होगा, इचिंग होगी, पेन होगी, और वेजाइनल और यूरिथ्रल डिस्चार्ज होगा, वेजाइना से डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो ये उस बीमारी के फीमेल के करेक्टर्स। जेनेटल वार्ट, जेनेटल हर्पीस की तरह ही वायरल डिजीज है जेनेटल वार्ट। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV बीमारी करता है इसको। इसके ऊपर वार्ट बनते हैं, मतलब एक जगह, बिनाइन मतलब फिक्स, एक जगह रहने वाले, हार्ड आउटग्रोथ विद द हॉर्नी सरफेस, मतलब थोड़े खुरदरे टाइप, इरोजन टाइप, जैसे कोई स्किन सिल गई उस टाइप के वार्ट बन जाते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया पे, और उससे आपको थोड़ा थोड़ा पेन होता है उसमें। वीमेन के अंदर क्या होगा, वीमेन के अंदर वेजाइना और सर्विक्स के ऊपर होंगे, और इसमें भी डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो जेनेटल वार्ट नाम याद रखना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV। ओके, इसी तरह से हेपेटाइटिस B वायरस HBV था, ये HPV है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, जेनेटल वार्ट कैसी बीमारी है, तो वायरल डिजीज है ये कैसी है, ये वायरल डिजीज है। ये क्या है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको कौन करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करता है। सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। कॉजिंग एजेंट, टाइप, किस टाइप की बीमारी है, और उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती है, या उसके और नाम क्या है, ये पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्लेमाइडिया से जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं क्लेमाइडिया। STD कॉज बाय क्लेमाइडिया। ये ना बैक्टीरिया, ना वायरस, ना फंगस है, ये अलग कैटेगरी का जीव है क्लेमाइडिया। इससे होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम की बीमारी होती है। इसमें भी क्या होगा, स्क्रोटल पेन होगा। स्क्रोटल मतलब आपके जो टेस्टिस की कवरिंग होती है वो। यूनिलेटरल का मतलब एक साइड में, बाईलेटरल का मतलब दोनों साइड में होता है। तो एक साइड में पेन होगा, टेंडरनेस आएगी, मतलब दर्द ऊपर नीचे मूव करेगा, स्वेलिंग होगी, और आपका येलोइश म्यूकस पस निकलेगा उसमें से। इन्फ्लामेशन हो सकता है फैलोपियन ट्यूब का, प्रोक्टाइटिस हो सकता है, रेक्टल इन्फेक्शन, और म्यूकस और ऑकेजनल ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है। आप तो क्लेमाइडियासिस नाम याद रख लोगे, और कौन करता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, तो बहुत बड़ी बात होगी। सिम्टम तो लगभग सबके कॉमन है बच्चों। ओके, तो ये था हमारा क्लेमाइडियासिस। ओके,
ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV ये जेनेटल वॉर्ट करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस करता है। हेपेटाइटिस सी वायरस करता है। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी करता है। एंट्रोबायोसिस ये करता है। तो प्रोटोजोन से मैं कल पढ़ाऊँगा आपको, इतना ही कवर कराता हूँ आज। यहाँ देखो ये समराइज फॉर्म है। फंगस से अगर होती है तो फंगल की है कैंडिडा एल्बिकेंस। फंगस से कैंडिडा एल्बिकेंस बीमारी होती है जिसे वेजाइनल कैंडिडियासिस कहते हैं, या सिंपल कैंडिडियासिस भी कहते हैं इसको। और ये ईस्ट से होने वाली बीमारी है। इसमें वेजाइना से थिक CG डिचार्ज होता है, येलो कलर ब्लू कलर वगैरह का डिचार्ज होता है वेजाइना से। इसके लिए क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल, फ्लूकोजोन, निस्टाटिन, फिसिडिक एसिड्स ये सारे हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। तो ये गर्ल्स के अंदर ज़्यादातर होता है कैंडिडियासिस, वेजाइनल कैंडिडियासिस। ऑरल कैंडिडियासिस भी होता है, तो इसके अंदर फ्लूइड निकलता है अलग अलग कलर का वेजाइना से, वो होता है आपका फंगल डिजीज़। तो हम इतना ही पढ़ते हैं बच्चों, फिर कल से कंटिन्यू करेंगे। लाइक शेयर कर देना और रिचार्ज करके पढ़ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।